modes of transfer of heat. There are three different modes of heat transfer. Number one, conduction. Number two, convection. And number three, radiation. We are first of all going to discuss the conduction mode. Conduction mode क्या है? कंडक्शन, देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. ये हमारे पास फायर प्लेस है, वुडन है, वुड्स हैं और वुड्स के स्टैक में फायर लगी हुई है. अब यहां एक मेटल की रोड फायर के अंदर रखी हुई है और यहां हैंड में पकड़ रखी है. और इसके अलावा एक पर्सन अपने हाथ को वो फायर के ऊपर रखे हुए है और एक पर्सन अपने हाथ को फायर के सामने रखे हुए हैं. देखिए यहां से हीट जो है पर्सन के हैंड तक जाती है, ये कंडक्शन मोड है. यहां से हीट जो है वो पर्सन के हैंड तक जाती है और यहां से भी हीट पर्सन के हैंड तक जाती है. तो कंडक्शन मोड में तो जो रॉड है उसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी यहां बढ़ती है, हीट एब्जॉर्ब करती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो आगे आगे ट्रांसफर होती रहती है. और जो हाथ में उसने रॉड पकड़ी होती है थोड़ी देर तक हीट वहां तक पहुंचनी शुरू हो जाती है. और कन्वेक्शन मोड में जो एयर है उसमें कन्वेक्शन करंट्स बिल्टअप हो जाते हैं. यहां से एयर जो है गर्म होके डेंसिटी उसकी कम हो जाती है और वो ऊपर राइज करती है और ऊपर से ठंडी एयर जो है वो नीचे आती है. इस तरह से कन्वेक्शन करंट बिल्टअप हो जाते हैं. लेकिन इसके साथ ही साथ जो ये मोड्स दिखाए जा रहे हैं इनमें एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर और भी हो रहा होता है और वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा होता है रेडिएशन. यानी कि यहां से हीट रेडिएशन के थ्रू भी ऊपर जा रही होती है. और जो इस तरफ है, इस तरफ जो हीट आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के कारण आ रही होगी क्योंकि कन्वेक्शन करंट्स तो ऊपर को बिल्टअप होंगे अगेंस्ट ग्रेविटी. तो यहां जो इस हाथ तक हीट पहुंच रही है वो कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन दोनों के कारण पहुंच रही है. और जो सामने रखा हुआ हाथ है वहां तक जो हीट पहुंच रही है वो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के कारण पहुंच रही है. सो ये सारी बात से हमें ये आइडिया लगता है कि जो ऊपर वाला हाथ है उस पर उसको ज्यादा हॉटनेस फील होनी चाहिए और ऐसा होता है. फ्लेम के ऊपर हाथ रखें तो बहुत ज्यादा हमें जो है वार्मथ फील होती है और साइड पे थोड़ी कंपैरेटिवली कम वार्मथ फील होती है. सो इस अंडरस्टैंडिंग से, इस पिक्चर से आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों का थोड़ा थोड़ा आइडिया ब्रीफ में लग गया होगा. अब हम कंडक्शन डिफाइन करते हैं. Conduction, it is a process in which heat is transmitted from one part of body to another part at lower temperature through molecular collisions without any actual flow of matter. देखिए रॉड का एक एंड जो है आपने बॉइलिंग वाटर पे रखा, ये मान लो हॉट एंड है. अब हॉट एंड यहां मॉलिक्यूल जो है इस हॉट एंड से हीट रिसीव करके वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे. जब वो वाइब्रेट करेंगे तो वो अगले मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स और उन कोलिजन्स के कारण जो है एनर्जी आगे आगे ट्रेवल करती जाएगी और दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी. इस प्रोसेस में जो है मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किए हैं बिल्कुल भी. ये जो है मॉलिक्यूल्स की खुद की मोशन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई है थ्रू कोलिजन्स. सबसे पहली बात, कंडक्शन जो है इट इज पॉसिबल इन ऑल थ्री स्टेट्स. इट इज पॉसिबल इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड्स में कंडक्शन होती है. सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों में कंडक्शन होती है. जो सॉलिड्स होते हैं
उनमें कन्वेक्शन नहीं हो सकती। इन सॉलिड्स ओनली कंडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ तरह के सॉलिड्स बेटर हीट कंडक्टर होते हैं और कुछ तरह के पुअर हीट कंडक्टर्स होते हैं। जो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि कंडक्शन का कारण जो है वो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स हैं और वाइब्रेशंस हैं, और नॉन मेटेलिक सॉलिड्स में वाइब्रेशंस जो हैं उतनी इफेक्टिवली सेटअप नहीं हो पाती। फिर जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं और मोर ओवर नॉन मेटेलिक सॉलिड्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इनमें जो भी एनर्जी ट्रांसफर होएगी वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स के कारण ही हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। कोलिजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट ट्रांसफर, डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट एक्सटेंट तक मॉलिक्यूलर कोलिजन्स जो हैं सेटअप होके एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, इसलिए सबका हीट कंडक्शन जो है डिफरेंट होता है। जबकि मेटेलिक सॉलिड्स में, जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो कंडक्शन है वो ना केवल कोलिजन्स के कारण होती है बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के कारण भी होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट फॉर कंडक्शन, फॉर हीट कंडक्शन। सो इसलिए मेटेलिक सॉलिड्स जो हैं दे आर मच बेटर कंडक्टर देन नॉन मेटेलिक सॉलिड्स। 1 मार्क क्वेश्चन है। नाउ हमें प्रोसेस ऑफ कंडक्शन समझना है। ये हमने एक मेटल की रॉड ली है और इसमें इक्वल डिस्टेंस पे हमने ग्रूव्स कर लिए हैं, यानी कि यहां से यहां का डिस्टेंस x, फिर यहां से यहां का डिस्टेंस x, यहां से यहां का डिस्टेंस x, फिर अगला डिस्टेंस वो भी x। इन ग्रूव्स में हम मरकरी फिल कर देते हैं, और मरकरी सब में फिल इसलिए किया गया है ताकि थर्मल कांटेक्ट बढ़िया रह जाए। और मरकरी फिल करने के बाद इनमें हमने थर्मामीटर फिट कर दिए। मैं थर्मामीटर पूरा प्रॉपर बना नहीं रहा हूं, बस लाइंस से दिखा रहा हूं, सिंगल लाइन से दिखा रहा हूं, सिंगल लाइन से मैं थर्मामीटर दिखा रहा हूं। ये थर्मामीटर इनमें लगा दिए। ये एंड जो है ये हॉट एंड है और ये एंड कोल्ड एंड है। सपोज इस एंड को हमने बॉइलिंग वाटर में रख दिया। अब वाटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, और इस एंड को हमने जो है वो मेल्टिंग आइस में रख दिया। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करती है। हीट कंडक्शन में हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। तो हीट, ये बॉइलिंग वाटर से हीट जो है आइस तक ट्रेवल कर रही होगी। जब आप इस सेटअप को ऑब्जर्व करते हैं और थर्मोमीटर्स की रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, यू विल फाइंड कि इन द बिगिनिंग द रीडिंग्स ऑफ ऑल द थर्मोमीटर्स इंक्रीज। जैसे इस थर्मोमीटर की रीडिंग इंक्रीज होती है, बढ़ती चले जाती है, इसकी भी बढ़ती चले जाती है, इसकी भी बढ़ते चले जाती है, इसकी भी बढ़ते चले जाती है। ये इंक्रीज हो रही है। और थोड़ी देर के बाद हर एक थर्मोमीटर की रीडिंग फिक्स हो जाती है। बात को ध्यान से समझिए। जैसे ये शुरू, और अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो मैं सबसे पहले ऐसे एक कर्व्ड लाइन बना लेता हूं, ऐसे। तो इस थर्मोमीटर की रीडिंग यहां पहुंची, इस थर्मोमीटर की रीडिंग यहां पहुंची,
इस थर्मोमीटर की रीडिंग यहां पहुंची है और इस थर्मोमीटर की रीडिंग यहां पहुंची है, ठीक है। टू स्टार्ट विद सारी रीडिंग्स इंक्रीज हो रही थी और आफ्टर सम टाइम इन सब की रीडिंग्स इस पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स हो जाती है। ऐसा क्या हो रहा है? यू सी व्हेन यू कीप, इस एंड को एंड ए बोल दीजिए और इस एंड को एंड बी बोल दीजिए। व्हेन यू कीप एंड ए इन द बॉइलिंग वाटर, the molecules of end A start vibrating. Molecules of end A start vibrating. Vibration के दौरान जो है they collide with the next molecule and they transfer their energy to the next molecules. They collide with next molecules and transfer their energy. And they transfer their energy. In the beginning, the heat received by hot end is absorbed by this end only. इस क्रॉस सेक्शन को ही वो हीट एब्जॉर्ब होती रहती है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। जो हीट यहां से कोलाइयंस के थ्रू आती है इस क्रॉस सेक्शन तक, ये क्रॉस सेक्शन उसमें से जो है मेजर पोर्शन खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना टेम्परेचर बढ़ाता है और उसमें से कुछ पोर्शन आगे ट्रांसमिट करता है। तो इन द बिगिनिंग हीट ट्रांसमिटेड इज लेसर एंड हीट एब्जॉर्ब्ड इज मोर। जैसे सपोज मेरे पास एक लाइन के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स बैठे हैं एक लाइन के अंदर, और उनका कोई फ्रेंड जो है वो उनको जो है वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक प्लेट पास करता है। इस प्लेट में बड़ी अच्छी अच्छी टॉफीज हैं। प्लेट इसको पास करता है, कहता है पीछे देता जा, एंड ही अनाउंसेस कि सारे ले लो जी, टॉफीज ले लो जितनी चाहिए जिसको। अब जब इस तक प्लेट पहुंचती है तो वो बहुत सारी स्वीट्स उठा लेता है, बहुत अट्रैक्टिव स्वीट्स हैं, वो उठा लेता है, जेब में डाल लेता है, कुछ खानी शुरू कर देता है और बाकी प्लेट पीछे भेज देता है। अब पीछे वाले तक प्लेट पहुंचती है तो उसमें थोड़ी स्वीट्स रह गई, वो भी उसमें से उठा लेता है, पता नहीं दोबारा आए कि ना आए, और ऐसे वो पीछे पास करता जाता है। अभी की सिचुएशन में ट्रांसमिट कम हो रही है और एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है। ये स्टेट जो है ये ट्रांजिएंट स्टेट है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ट्रांजिएंट स्टेट है। इस स्टेट में जो हीट इस बॉइलिंग वाटर से ट्रांसमिट हो रही है थ्रू मोलिकुलर कोलाइयंस, वो हर एक क्रॉस सेक्शन खुद एब्जॉर्ब कर रहा है और ट्रांसमिट भी कर रहा है। एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, ट्रांसमिशन कम है। लेकिन जब प्लेट लास्ट तक पहुंचती है, इस तक थोड़ी सी स्वीट्स बचती हैं, तो उनका जो फ्रेंड है वो एक और प्लेट भेज देता है, इसमें से भी ले लो। जब एक और प्लेट आ जाती है तो अब ये ऑलरेडी अपनी जेब में भर चुका है, ये उसमें से कुछ उठाता है लेकिन अब मैक्सिमम ट्रांसमिट कर देता है। सो अब अगर वो ऐसे ही 3, 4, 5 बार जो है स्वीट्स की भरी हुई प्लेट पास कर देगा तो लास्ट में होगा कि प्लेट जो है वो यहां से अगली टेबल तक सिर्फ ट्रांसमिट होती है, एब्जॉर्प्शन 0 हो जाती है ऑलमोस्ट, वो स्टेडी स्टेट आ जाती है। ठीक है, सो हम ये कह रहे हैं कि शुरू में जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और वो अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट के दौरान इन द बिगिनिंग द पार्ट ऑफ हीट रिसीव्ड from hot end is absorbed by the cross section itself. A part of heat is absorbed by cross section itself. और इसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसका खुद का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड some part is transmitted to the next cross section, is transmitted to the next cross section.
और इसी के साथ एक और भी प्रोसेस हो रहा होता है जो हमने यहां दिखाया नहीं, वो ये कि हर एक क्रॉस सेक्शन कुछ रेडिएशन से हीट लूज भी कर रही होती है, रेडिएशन लॉस भी हो रहा होता है। रेडिएशन लॉस हो रहा होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्टेट है इसे हम ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं या वेरिएबल स्टेट भी बोलते हैं, बिकॉज इन दिस स्टेट द टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन is increasing. After some time, a steady state is reached. After some time, a steady state is reached. The temperature of every cross section becomes constant. The temperature of every cross section becomes constant. अब इस स्टेट में रॉड का कोई भी पार्ट हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सिर्फ ट्रांसमिट ही कर रहा है। यह स्टेडी स्टेट है। इस स्टेट में टेम्परेचर of every cross section is not changing now. Now temperature of all cross sections is constant. Is constant word लिखने में बड़ा दिक्कत है, क्योंकि constant से मतलब लग जाता है कि सारी क्रॉस सेक्शंस का टेम्परेचर शायद constant है, तो इसलिए मैं लिखता हूं is not changing. सारी क्रॉस सेक्शंस का टेम्परेचर सेम नहीं है, पर हर एक क्रॉस सेक्शन का चेंज नहीं हो रहा। yet temperature, yet every single cross section has different temperature. Cross section has different temperature. So यही यहां दिखाया गया है। इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये डिफरेंट है इससे, और ये भी इससे डिफरेंट है। और ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो इस रेड डॉटेड लाइन से नजर आ रहा है। और टेम्परेचर ग्रेडियंट देखिए जो है वो टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया, वो ऐसा सा कर्व आ गया है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस कंडक्टर में रेडिएशन लॉस जो है वो ना होने दूं, उसको बोलते हैं लैग्ड कंडक्टर बना देना, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर मैं रेडिएशन लॉस ना होने दूं, किसी तरीके से रेडिएशन लॉस कट कर दूं, रेडिएशन लॉस कट करने का तरीका है कि आप यहां एक इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग कर दें सब तरफ, कि रेडिएशन लॉस नहीं होने देंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं, तो हम ऐसे कंडक्टर को कहते हैं लैग्ड कंडक्टर। लैग्ड कंडक्टर वो कंडक्टर होगा जिसमें कोई रेडिएशन लॉस ना हो पाए। इंसुलेटिंग जैकेट जैसे कि कैलोरीमीटर में लगाई थी ना, वैसी जैकेट आसपास डाल देते हैं। ऐसे केस में अगर हम ये चेक करेंगे तो यहां ये स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी कि बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने पे बराबर बराबर टेम्परेचर जो है वो फॉल करेगा, कि ये कर्व बन जाएगा। तो जो dt बाई dx है, फॉल ऑफ टेम्परेचर वर्सेस पोजीशन या वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, वो तुम्हारा कर्व्ड या स्ट्रेट लाइन बन जाता है। नाउ वी आर to introduce, after this conduction topic,
we are to introduce the mathematical way of representing the rate of flow of heat. So let us do that. वाले हैं, हम एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी. सो लेट अस डू दैट. मुझे ये डायग्राम रब करके इसके रिलेटेड एक डायग्राम बनानी है. मैं ऊपर बना देता हूं. सो डायग्राम इज शोन. ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रोड है और ये एक जो है क्यूबॉइड स्ट्रक्चर में रोड है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ ऑफ द रोड एल है. लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड, एल इज द लेंथ ऑफ द रोड. थीटा 1 एंड थीटा 2 दे आर टेम्परेचर ऑफ टू फेसेस बिटवीन विच रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज टू बी स्टडीड. हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहां से यहां चल रहा है. थीटा 1 हमने हायर लिया है. हीट हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी. अब जो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया है कि जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम द फेस 1, जो थीटा 1 वाला टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग कैसे कैलकुलेट करोगे एक्सपेरिमेंटली अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग? आप दूसरे किनारे पे मेल्टिंग आइस रख लो और देख लो कि कितने टाइम में कितना आइस मेल्ट हुआ है. तो जितना आइस मेल्ट हुआ है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस से मल्टीप्लाई करो, उतनी हीट फ्लो हुई है. अगर मान लो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस की 80 कैलोरी पर ग्राम है और मैं देखता हूं कि 4 सेकंड में 10 ग्राम आइस जो है मेल्ट हो गई 4 सेकंड में, तो मतलब 4 सेकंड में 800 कैलोरी हीट फ्लो हुई होगी. तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग कितनी है. सो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड आउट टू बी amount of heat flowing in time, say delta T. It is found as delta Q. amount of heat को delta Q लिखा है. Q और थीटा में डिफरेंस क्लियर रहना चाहिए. तो डेल्टा Q is found to be proportional to area. मतलब मैं अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देता हूं तो ज्यादा हीट फ्लो होती है, ज्यादा मास ऑफ आइस मेल्ट होगा. And it is also directly proportional to the temperature difference, theta 1 minus theta 2. And it is also directly proportional to it is inversely proportional to length of the rod. रॉड की लेंथ बढ़ा दो तो कम हीट फ्लो होती है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली टाइम के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी ही ये डेल्टा टी, कि ज्यादा टाइम में ज्यादा हीट फ्लो करेगी, ऑब्वियस बात है वो. सो हम ये कह सकते हैं कि इन सारे फैक्टर्स को अगर ज्वाइन करें तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन इन अ टाइम डेल्टा टी, डेल्टा क्यू जो लिख रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू के, कैपिटल के टाइम्स ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय एल इनटू डेल्टा टी, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड वी कॉल इट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ये डिफरेंट आता है क्योंकि डिफरेंट मटेरियल्स के लिए एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, लेंथ, टाइम सेम लेने के बावजूद भी हीट का फ्लो डिफरेंट है. इसका मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. बट एक बात ध्यान दीजिए, जो डायग्राम्स बनाई गई हैं उनमें दोनों तरफ का जो थ्रू आउट रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कांस्टेंट दिखाया गया है. So remember, this formula is valid only for uniform cross section. Only for uniform cross section. अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं होगा, that means I have a rod of this shape, then I will not be able to write this formula. तो उस केस में क्या करते हैं वो भी थोड़ी देर में समझते हैं. But first of all, let us define this coefficient of thermal conductivity. And we are to define it from this formula only. ये एक्सप्रेशन हमने यहां लिख लिया है, हमें इस एक्सप्रेशन से K डिफाइन करना है. तो डेल्टा Q बाय डेल्टा T लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू K A टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ. सो अगर मैं जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को
1 जूल पर सेकेंड कहूं, 1 जूल पर सेकेंड मीन्स 1 वाट। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर लूं। टेम्परेचर डिफरेंस, जो फेसेस हैं उन फेसेस के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो मैं 1 डिग्री सेल्सियस लूं, और लेंथ्स के बीच का डिफरेंस जो है या डिस्टेंस है दोनों के बीच का, दोनों फेसेस के बीच का, वो भी 1 मीटर लूं, तो सब कुछ 1 हो जाएगा और आपके पास के बचेगा 1 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस, और 1 मीटर उधर चला जाएगा ऊपर, 1 मीटर और मीटर खत्म हो जाएगा, तो के यूनिट्स हो जाते हैं, के बन जाता है 1 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। या मैं इसे ये भी कह सकता हूं दिस इज 1 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो मैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को 1 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस क्लेम कर सकता हूं अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मेरा जो है वो गिवन मटेरियल में 1 जूल पर सेकेंड हो, जबकि मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लिया जाए, लेंथ 1 मीटर ली जाए और टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 डिग्री सेल्सियस लिया जाए। अब इसको 1 डिग्री सेल्सियस लिखो या 1 केल्विन लिखो, एक ही बात है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो मतलब इस यूनिट में डिग्री सेल्सियस इनवर्स की बजाय आप केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हो। वो के और के जरा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स लिखना हम फेवर करते हैं। ये तो था कि अगर आपको कहे एग्जाम में कि डिफाइन द coefficient of thermal conductivity, या when is coefficient of thermal conductivity unity? The coefficient of thermal conductivity of a substance is unity if rate of flow of heat through a rod of that substance having unit area of cross section and unit length is 1 watt when temperature difference of 1 degree Celsius is maintained through it. और अगर आपसे कहे कि डिफाइन के डिफाइन करना है, तो आप इसको जो है वो 1 ना पुट करिए, फिर आप ये लीजिए कि आपको जिस मटेरियल का के डिफाइन करना है उस मटेरियल का यूनिट एरिया का रोड लीजिए, यूनिट लेंथ की रोड लीजिए और टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करिए। ऐसा करने पे आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उस रोड के थ्रू जितनी आएगी वही के बराबर होएगी न्यूमेरिकली, and this is how you are going to define it. So now I am going to write the definition. So coefficient of thermal conductivity is defined as amount of heat flowing per second during steady state through a rod of unit length having area of cross section 1 meter square with unit temperature difference between opposite faces. So coefficient of thermal conductivity के यूनिट्स हैं जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस. Remember, for a perfect conductor, the coefficient of thermal conductivity is going to be infinity. For a perfect conductor, K is going to be infinity. And for a perfect heat insulator, coefficient of thermal conductivity is going to be 0. Pure metals के केस में 1 mark question again, 1 mark question. What happens to the coefficient of thermal conductivity of pure metals with rising temperature? So as temperature increases, coefficient of thermal conductivity of pure metals decrease. The reason? Because जो आपके पास प्योर मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोलाइड करनी शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा. कोलाइजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज और उनके द्वारा ट्रांसफर होने वाली एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाती है.
फिर दूसरी बात अलॉयज के केस में, अलॉयज के केस में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, उसमें उल्टा होता है। अब हम इस बारे में बात करें कि अगर हमारा जो मेटल है या रॉड है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल होगा तो हम क्या करेंगे। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है तो उस केस में हम ये जो डेफिनेशन है वो डिफरेंशियल एलिमेंट के ऊपर लगा लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इस छोटे से एलिमेंट की विड्थ हमने ली है dx। इस स्मॉल विड्थ के इस तरफ आप मान लो ये हॉट एंड है और ये कोल्ड एंड है, इस तरफ अगर आप टेम्परेचर जो है वो थीटा लेते हैं तो इस तरफ तुम्हारे पास, इस तरफ थीटा प्लस डी थीटा लेते हैं तो इस तरफ थीटा हो जाएगा, यानी कि इधर से इधर जाने में टेम्परेचर फॉल हो रहा है। जिस तरफ टेम्परेचर फॉल हो रहा है उसी तरफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वो जिस तरफ टेम्परेचर का फॉल हो रहा है उसी तरफ होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है वो डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर की डायरेक्शन में होता है। सो अब आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स ये उसी फॉर्मूला का वर्जन है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स का वर्जन है। अब यह फार्मूला यहां इसलिए अप्लाई हो गया क्योंकि इतने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल करने पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों तरफ हम सेम मान सकते हैं। ए जो है वो इस जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहां से यहां जाने में चेंज होगा और यहां से यहां जाने में जो है चेंज हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहां नेगेटिव साइन क्यों आया? नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि जब dx बढ़ता है, हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम होता है, डी थीटा नेगेटिव आएगा। So negative sign just indicates that the rate of flow is in the direction of fall of temperature. So it is written here, rate of heat flow is in direction of fall of temperature. This is what this negative sign signifies. Thank you.